मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं बस्तर रियासत में सन 1876 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ, जिसे मुरिया विद्रोह के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। स्वतंत्रता सबको प्रिय है, चाहे नील गगन में उन्मुक्त उड़ती हुई चिड़िया हो या स्वतंत्र ढंग से वन्य प्राणी हो। स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बस्तर में भी बस्तर के भोले भाले आदिवासियों को भी स्वतंत्रता अपने प्राणों से प्रिय था। देश में आजादी की पहली मसाल एक हाथ से दूसरे हाथ, एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचते पहुंचते बस्तर के भोले भाले आदिवासियों और किसानों के हाथों तक पहुंची, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंधी दौर से कोसों दूर थे। वस्तुतः बस्तर में विद्रोह का स्वरूप एवं आजादी की ललक वैसे नहीं थी जैसे देश के अन्य अंचलों में रही। बस्तर के आदिवासियों का प्रतिरोध भी उसी शोषण के खिलाफ था जिसका बीजारोपण ब्रिटानी हुकूमत ने पैदा किया था। ब्रिटानी हुकूमत की कथित फूट डालो और राज करो की नीति से बस्तर के भोले भाले आदिवासियों में असंतोष की ज्वाला धड़कने लगी। बस्तर के आंतरिक प्रशासन में ब्रिटिश शासन के हस्तक्षेप के कारण वहां के शासकों को निरंतर ब्रिटिश प्रतिनिधियों के हाथों अपमानित होना पड़ता था। आदिवासियों को वन संपदा की सुविधाओं से वंचित होना पड़ा और मुट्ठी भर लोगों ने यहाँ आतंक का राज्य स्थापित कर लिए। बस्तर के आदिवासियों में शोषण के खिलाफ लड़ने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। आजादी की पहली मसाल की चिंगारी जो बस्तर अंचल में प्रज्वलित हुई, उसका उल्लेख किसी शासकीय अभिलेख में यद्यपि नहीं मिलता, तथापि इन आदिवासियों के प्रचलित ग्राम्य गाथाओं में वर्णित है। यहाँ के आदिवासी सर्वश्रेष्ठ ईश्वर के बाद राजा को ही लौकिक शक्ति का केंद्र मानते थे। बस्तर में गोंड आदिवासियों ने ब्रिटिश खजाने को लूटकर विद्रोह की शुरुआत की। मराठे शासक और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ सर्वप्रथम परलकोट के जमींदार गैंद सिंह ने 24 दिसंबर 1824 ईस्वी को विद्रोह किया। फिर क्रमशः तारापुर विद्रोह जो 1842 ईस्वी में हुआ था, मेरिया विद्रोह जो 1842 ईस्वी में हुआ था, लिंगागिर विद्रोह जो 1854 ईस्वी में हुआ था, कोई विद्रोह जो 1859 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ बस्तर वासियों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। 1876 का जन विद्रोह। सन 1876 ईस्वी में बस्तर के आदिवासियों ने ऐसा कार्य किया जो बस्तर के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विद्रोह में बस्तर वासियों ने सीमित साधन होते हुए भी ब्रिटिश प्रतिनिधि के काले कारनामे एवं उनके प्रभाव में आए बस्तर नरेश की शक्ति का विरोध सफलतापूर्वक किए। बस्तर में 1876 ईस्वी के जन विद्रोह के हमको अनेक कारण देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है राजनीतिक कारण। राजा भोपाल देव की मृत्यु के पश्चात भैरम देव गद्दी पर बैठे। लाल कालेंद्र सिंह प्रशासन से अलग कर दिए गए और लाल दलगंजन सिंह को दीवान का पद दे दिया गया। लाल दलगंजन सिंह की मृत्यु के पश्चात राजा भैरम देव ने गोपीनाथ काबरदार को बस्तर का दीवान बनाया और यहीं से 1876 ईस्वी की जन विद्रोह की पृष्ठभूमि बनी। गोपीनाथ काबरदार के अत्याचार। निम्नवंशी व्यक्ति होने के कारण गोपीनाथ काबरदार का दीवान बनना राज दरबार के कुलीन और आदिवासियों को पसंद नहीं आया। गोपीनाथ ने अनेक उत्पीड़क कार्य भी किए थे, जिससे बस्तर के रैयतों को अर्थात बस्तर के किसानों को सशस्त्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया। मुंशी आदित्य प्रसाद के कारनामे। मुंशी आदित्य प्रसाद क्रिमिनल कोर्ट का प्रभारी था। दीवान गोपीनाथ से मिलकर इन्होंने बस्तर के न्याय प्रशासन को बद से बदतर कर दिया।
मनमाने ढंग से न्याय का गला घोटा जाता था और जिसके कारण आदिवासी समाज, तत्कालीन कुलीन समाज इनसे नाराज था। बस्तर के कुलीन वर्ग का असंतोष निम्न वर्गीय गोपीनाथ कापड़दार के दीवान पद पर नियुक्ति होने से कुलीनों की पुच्छ परख दरबार में नहीं के बराबर होने लगी। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने असंतोष की आग को हवा देना शुरू कर दिया और आदिवासियों की आग पर रोटी सेकने का कार्य किया। अर्थात बस्तर के कुलीन और बस्तर के आदिवासी इस विद्रोह को अमली जामा पहनाया। भूतपूर्व दीवान मोती सिंह इस असंतुष्ट कुलीनों का प्रमुख नेता था। झाड़ा पुजारी की हत्या 1876 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख कारण गोपीनाथ कापड़दार द्वारा झाड़ा पुजारी की हत्या को माना जाता है। पंडित केदारनाथ ने के अनुसार, जिन्होंने बस्तर का इतिहास लिखा है, बस्तर में एक हाथी कहीं से घूमते हुए आ गया, जिसे पकड़ने हेतु राजा भैरम देव ने गोपीनाथ कापड़दार को आदेश दिया। गोपीनाथ कापड़दार ने झाड़ा पुजारी को हाथी पकड़ने का आदेश दिया। प्रयत्न करने के बाद भी जब पुजारी के द्वारा हाथी पकड़ने में असफल रहा, तो ऐसी स्थिति में दीवान ने झाड़ा पुजारी की हत्या कर दी और बस्तर में झाड़ा पुजारी का अत्यंत उच्च स्थान होता है। ये देवों का मुखिया होता है, देव के पुजारी होते हैं और ऐसी स्थिति में उनकी पुजारी की हत्या ने भी आदिवासी समाज को क्रोधित कर दिया। तत्कालीन कारण सन 1876 ईस्वी के जन विद्रोह की पृष्ठभूमि निर्मित हो चुकी थी। आवश्यकता थी उसे चिंगारी देने की। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बस्तर में पूरी तरह से असंतोष का वातावरण फैल चुका था। 29 फरवरी 1876 ईस्वी को जब राजा भैरम देव प्रिंस ऑफ वेल्स की स्वागत करने के लिए सिरौचा जाने के लिए निकले, 1 मार्च 1876 ईस्वी को बेकार कुलियों ने ब्रह्मपाल के पास राजा का सामान फेंक दिया। इस आक्रोश के पीछे उनकी मंशा ये थी कि राजा कहां जा रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में दीवान और मुंशी हम आदिवासियों पर खूब अत्याचार करेंगे और ऐसी स्थिति में दीवान और मुंशी कालांतर में राजा को मार भी देंगे। इस प्रकार से भय से कि कहीं राजा का हत्या ना हो जाए, इसी भय से इन आदिवासियों ने राजा के सामान को ब्रह्मपाल में फेंक दिया। आदिवासियों द्वारा राजा भैरम देव का सामान फेंका जाना दीवान और मुंशी के लिए चुनौती था। वे क्रोधित होकर आदिवासियों को डंडे से पिटवाया और 18 आदिवासियों को जेल भेज दिए, जिन्हें रास्ते में उनके साथियों ने छुड़ा लिया। ब्रह्मपाल में राजा को इस घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई और ऐसी स्थिति में राजा जगदलपुर वापस लौट आए। ऐसी स्थिति पर आदिवासियों ने राजा को घेर लिया और घेर कर दीवान और मुंशी को पदच्युत करने की मांग की। स्थिति को काबू में करने के लिए दीवान और मुंशी ने भीड़ पर गोली चलवा दी और ऐसी स्थिति में 2 आदिवासी जो निहत्थे थे मारे गए और अनेक आदिवासी घायल हो गए। वस्तुतः इस घटना ने जन विद्रोह की चिंगारी निश्चित कर दी और एक प्रकार से जो असंतोष का वातावरण था, वो असंतोष के वातावरण में चिंगारी देने का कार्य मुंशी आदित्य प्रसाद के कारनामे रहे, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। अब हम चर्चा करेंगे घटनाएं पर। विद्रोह का वातावरण तैयार हो चुका था। अब विद्रोह को अमली जामा पहनाना था, कार्य रूप देना था। गोली चालन की घटना से सर्वत्र बस्तरवासी आग बबूला हो गए। वह एक स्वर से इस घटना के लिए दीवान और मुंशी को जिम्मेदार माना गया। फलतः आदिवासी जन अपनी परंपरा और प्रचलित व्यवस्था के अनुसार आम वृक्ष की शाखाएं घुमाई।
आम वृक्ष की शाखाएं घुमाने का तात्पर्य गोपनीय चर्चा हेतु आमंत्रित किए जाना था। गुप्त सांकेतिक सूचना पर बड़े पैमाने में आदिवासी लोग एकत्रित होने लगे। हजारों की संख्या में भीड़ ने राजमहल को घेर लिया चारों तरफ से। बस्तर के बाहर के लोगों को आदिवासी जन विद्रोह की जानकारी राजा भैरम देव के द्वारा भेजी गई पत्र से हुई। इस पत्र में राजा ने लिखा था कि बस्तर के सातों परगनों के रैयतों ने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिए हैं, जिसकी संख्या लगभग 3000 है। राजा के इस पत्र के आधार पर जन विद्रोह की सूचना स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों ने अपने से उच्च अधिकारियों को दे दी। राजा भैरम देव ने 10 मार्च 1876 ईस्वी को पुनः एक पत्र कैप्टन सी स्टाल को भेजा। इसमें लिखा था कि 8 दिनों से लगभग 5000 विद्रोही जगदलपुर को घेरे हुए हैं और मुझे निरंतर अपमानित कर रहे हैं। आज मेरे जीवन और सम्मान की रक्षा के लिए आप सैन्य बल के साथ शीघ्र आइए। 18 मार्च 1876 ईस्वी को कैप्टन सी स्टाल और पुलिस सुपरिटेंडेंट जगदलपुर हेतु कोटपाड़ से निकले। एच.जी. मैगजार्ड डिप्टी कमिश्नर अपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट 24 मार्च 1876 ईस्वी को अपने सैन्य बल के साथ सिरौचा से निकले। जगदलपुर पहुंचने पर अंग्रेजों ने आदिवासी विद्रोहियों से विद्रोह का कारण जानना चाहा। तब पता चला कि आदिवासी विद्रोह अंग्रेजों से नाराज नहीं थे, बल्कि दीवान और मुंशी को पद से हटाने की मांग कर रहे थे। किससे कर रहे थे? राजा से कर रहे थे। आदिवासियों से विचार विमर्श के बाद कैप्टन सी स्टाल व एच.जे. मैगजार्ड ने राजा भैरम देव को दीवान और मुंशी को पद से हटाने कहा। प्रारंभ में राजा भैरम देव इस शर्त को मानने से अस्वीकार किया और स्वयं बस्तर छोड़कर अन्यत्र जाने को तैयार हो गए, किंतु बाद में ब्रिटिश प्रशासन के हस्तक्षेप करने पर राजा ने दीवान और मुंशी को पद से हटा दिया। आदिवासी नेताओं में कन्हैया मांझी, केसुरी मांझी, जुल्ली पुजारी, धौरिया मुरिया जैसे अनेक लोगों का नाम हमको देखने को मिलता था, जो आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किए थे। इन आदिवासियों की नेतृत्व क्षमता को देखकर अंग्रेज आश्चर्यचकित हो गए थे। अंग्रेजों ने अपनी सूझबूझ से आदिवासियों के विद्रोह को शांत किए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1876 ईस्वी का आदिवासी जन विद्रोह पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया। राजा एवं प्रजा को दीवान और मुंशी से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से 1876 ईस्वी का विद्रोह जो किया गया था, वो विद्रोह अपने उद्देश्य में सफल रहा। वे मुंशी और दीवान को पद से हटाने में सफल रहे। हम परिणाम पर चर्चा करते हैं। संतुलित और संगठित आदिवासी जन विद्रोह यद्यपि शांत हो गया, किंतु इसके परिणाम दूरगामी देखने को मिलता है। इस विद्रोह ने बस्तर की जर्जरित आंतरिक स्थिति को उजागर करने का कार्य किया था। राजा पर आदिवासियों की कथित निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस विद्रोह से सिद्ध हो गया कि बस्तर का राजा अयोग्य है और उच्चाधिकारियों पर उनका नियंत्रण नहीं है। मैगजार्ड की इस धमकी ने कि भविष्य में राजाज्ञा का उल्लंघन अंग्रेजी राज्य का उल्लंघन माना जाएगा, बस्तर को 35 वर्षों तक शांत रखा। बिना युद्ध किए ही अंग्रेजों ने 11,787 रुपये 3 आना राजा से हर्जाने के रूप में भी प्राप्त कर लिए, क्योंकि ये अंग्रेजों की चाल थी, कूटनीतिक चाल थी उनकी। वे जानते थे कि ये कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने राज्य से वसूली कर ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि बस्तर के आदिवासियों ने जिस उद्देश्य को लेकर 1876 ईस्वी का विद्रोह किया, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में, भारत के इतिहास में, आदिवासियों के इतिहास में मुरिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कालांतर में हम देखते हैं कि आदिवासियों ने इससे भी बड़ा एक और विद्रोह खड़ा किया, जिसे हम
1910 के विद्रोह के नाम से जानते हैं और जिसे भूमकाल के नाम से जानते हैं। और ये महान भूमकाल 1910 में हुआ था। इस प्रकार हमने 1876 ईस्वी के मौर्य विद्रोह पर चर्चा किया। मौर्य विद्रोह की घटनाएं तो बहुत बड़ी है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम इसे संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास किए और इस प्रकार से 1876 ईस्वी के विद्रोह पूर्णतः सफल रहा। आदिवासियों को दीवान और मुंशी से मुक्ति मिल गई, जो उनका उद्देश्य था। धन्यवाद।